वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का मतलब समझ लेते हैं। फॉरेस्ट यानी जंगल, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। वाइल्ड लाइफ आपको तरह तरह के जानवर। अब क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये आप शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हो। आपको फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है? खाने पीने की चीजें मिलती हैं, लकड़ी मिलती है फ्यूल के लिए, ताजी हवा मिलती है जिसमें आप सांस लेते हो, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें हैबिटेट मिलता है, और जो फॉरेस्ट है वो सॉइल इरोजन भी नहीं होने देते। इसके बाद एक टॉपिक है आपके यहाँ जिसका नाम है फ्लोरा और फौना। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ। फ्लोरा का मतलब होता है ऑल द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो देखो याद रखना, FLOWER, फ्लावर में FL आता है, फ्लावर मतलब फूल, और फूल किसका हिस्सा होता है? एक प्लांट का। तो फ्लोरा में आते हैं सारे प्लांट्स और फौना में आते हैं एनिमल्स। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट की और वाइल्ड रिसोर्सेज की। आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे तरह के फॉरेस्ट हैं और तरह तरह के एनिमल्स हैं, ठीक है। चलिए, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, चिल्ड्रन 100% ये IUCN है, एक संस्था है इंटरनेशनल। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है MCQ में 1 नंबर में, तो याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके हिसाब से जो हमारी स्पीसीज हैं उन्हें 6 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से? नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक और एक्सटिंक्ट। अब हम इन्हें बारी बारी से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 आती है हमारी नॉर्मल स्पीसीज। अब नॉर्मल स्पीसीज क्या है? स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल, डॉग्स, रोडेंट्स, नीम, पीपल एटसेट्रा। ऐसी स्पीसीज जो जिन्हें कोई खतरा नहीं है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, गाय है, भैंस है, मजे से अपना रह रहे हैं, ये सब नॉर्मल स्पीसीज में आते हैं। इसके बाद है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर, नाम में ही डेंजर जुड़ा हुआ है। ऐसी स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब इतनी कम हो चुकी है इनकी पॉपुलेशन कि अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो जल्दी ही ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट और राइनासो। चिल्ड्रन, अगर आप चाहते हो इंग्लिश बाबा के जो अपडेट्स हैं, वीडियोस हैं, आपके फोन पे आए तो आज ही मुझे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लो, इंग्लिश बाबा 123। इसके बाद नेक्स्ट स्पीसीज है वल्नरेबल स्पीसीज। ये क्या होती है? these are species whose population has declined due to levels that is likely to move into the endangered category। मतलब ये वाली स्पीसीज भी कैसी है? जिनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, और अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी, जैसे कि ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट और जायजेंटिक डॉल्फिन। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो कि है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज नाम में ही पता चल जाए, स्पीसीज विद इन अ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। ऐसी स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन भी कम है और अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में या वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाएंगी, जिसका एग्जाम्पल है हिमालयन ब्राउन बेयर, ठीक है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, हॉर्नबिल, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब बात आ रही होगी, बच्चे के दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर आपने रेयर स्पीसीज बताया, वल्नरेबल स्पीसीज बताया, इंडेंजर्ड स्पीसीज, आपने तीनों में कहा कि तीनों को खतरा है, तीनों की जनसंख्या कम हो रही है, तीनों की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो सर अंतर क्या है तीनों में? अंतर मेरे भाई ये है, इंडेंजर्ड मतलब सबसे कम, ये तो बिल्कुल ही कम है। वल्नरेबल क्या है? इंडेंजर्ड से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब इनकी कंडीशन इंडेंजर्ड से तो अच्छी चल रही है, और रेयर वालों की वल्नरेबल से अच्छी चल रही है। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ये ग्रेटर देन का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये वाली बात आपकी बुक ने नहीं बताई है, इस चीज को ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी पॉपुलेशन सबसे कम है, उसके बाद उनसे ज्यादा है वल्नरेबल की, और सबसे ज्यादा है रेयर स्पीसीज की, ये इनमें अंतर है। तभी तो वो कह रहा था अगर रेयर स्पीसीज का ध्यान नहीं रखा गया तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी वल्नरेबल स्पीसीज में, और अगर वल्नरेबल का ध्यान नहीं रखा गया तो वो इंडेंजर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और अगर इंडेंजर्ड का ध्यान नहीं रखा गया तो वो एक्सटिंक्ट यानी कि हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अब बात करेंगे एंडेमिक स्पीसीज की।
ऐसी स्पीसीज, दीज आर द स्पीसीज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। एक ऐसी स्पीसीज जो हर जगह नहीं मिलती, केवल एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेगी, जैसे अंडमान टील है, ठीक है, केवल कहाँ मिलेगी, अंडमान आइलैंड में मिलेगी। निकोबार पिजन है, कहाँ मिलेगा, केवल निकोबार आइलैंड में मिलेगा। अंडमान वाइल्ड पिग है, कहाँ मिलेगा, केवल उस आइलैंड में मिलेगा। अब आता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, वो स्पीसीज जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गई है, अब है ही नहीं इस संसार में, जैसे कि डायनासोर है, पिंक हेडेड डक है, ये ऑलरेडी गायब हो चुकी है। अब चिल्ड्रन नेक्स्ट टॉपिक है आपके यहाँ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है जब कोई चीज खराब हो रही है, कम हो रही है। तो मैंने इसे आपको दिया है क्वेश्चन की फॉर्म में। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज फियरफुल डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से फ्लोरा का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, प्लांट्स, और फौना का मतलब एनिमल्स, जिनकी वजह से वो डिप्लीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। या इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन। अब देखो, फॉरेस्ट का मतलब है फ्लोरा और वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन का मतलब है फौना। तो कंफ्यूज मत होना, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर में ये वाले 3 पॉइंट लिखने। नंबर 1, पहला है, कौन कौन से वो फैक्टर हैं, excessive consumption of natural resources for fulfilling human needs such as woods, barks, leaves, rubber, medicine, dyes, food, fuel। अब हम क्या कर रहे हैं, इंसान क्या कर रहा है, अपनी जरूरतों से ज्यादा फॉरेस्ट से लेने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट को काट रहा है। किसकी वजह से, लकड़ी के लिए, बार्क के लिए, पत्तियों के लिए, रबड़ बनाने के लिए, मेडिसिन के लिए, डाई बनाने के लिए, फूड के लिए, फ्यूल के लिए, जिसकी वजह से लगातार जंगलों को काटा जा रहा है और उसकी वजह से वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज। अब आप देख रहे हो कि मेट्रो का भी एक्सटेंशन चल रहा है। अब भाई अगर हम ज्यादा रेल की पटरियां बिछाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ट्रेवलिंग में आसानी हो जाएगी, लेकिन जगह कहां से आएगी, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लगातार फॉरेस्ट को काट रहे हैं। हमारे पास जो दूसरी स्पीसीज उगी हुई थी, उनकी जगह हम कौन सी स्पीसीज उगा रहे हैं, वो उगा रहे हैं जिनसे हमें खाना मिलता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम जरूरत से ज्यादा फॉरेस्ट को काट रहे हैं, हम जरूरत से ज्यादा माइनिंग को कर रहे हैं। तो दूसरा हमारा फैक्टर है एक्सपेंशन। तीसरा और लास्ट फैक्टर देखिए, लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब जब लार्ज स्केल डेवलपमेंट होता है, आपने देखा होगा पूरा का पूरा नया शहर बस जाता है एक ऐसी जगह पे जहां पहले बीहड़ था, जहां पहले जंगल ही जंगल थे। तो वहां पे पहले बिल्डिंग बनेंगी, फिर हॉस्पिटल बनेंगे, फिर मॉल्स बनेंगे, दुकानें बनेंगी, स्कूल्स बनेंगे। इस तरह से हम क्या करते जा रहे हैं, एक तरफ तो डेवलपमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरह जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उन्हें डिप्लीट कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन का मतलब है किसी चीज को बचाना, उसकी रक्षा करना। तो अब हमारी सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है, इसे भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिया है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट आर द स्टेप्स इंडिया हैज टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इंडिया ने कौन से स्टेप लिए हैं, भारत ने फॉरेस्ट को बचाने के लिए और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। अब देखो, फॉलोइंग 3 मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन। यहाँ पे भी 3 मेजर स्टेप है। नंबर 1, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1972। भारत सरकार ने 1972 में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक एक्ट निकाल दिया। क्या है, फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश्ड। तो उन्होंने कहा कि भैया अब ज्यादा कटाई नहीं होगी, कुछ एरिया हम ऐसे बना देंगे जिनको रिजर्व कर दिया जाएगा, वहां पे जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। हैबिटेट का मतलब जिसे नहीं पता, जहां पे कोई जानवर रहता है, ठीक है। और ऐसी प्रोटेक्टेड स्पीसीज बना दी जानवरों की और पेड़ों की, जिनको ना आप काट सकते हो, ना ही आप हंटिंग कर सकते हो, शिकार नहीं कर सकते हो। चिल्ड्रन, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब ठोक दो और बेल आइकन को टैप कर लो, ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा काम क्या किया है, the central government also announced several projects for protecting specific animals। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कई सारे प्रोजेक्ट बना दिए भाई, जो जिन एनिमल्स की जनसंख्या लगातार कम होती जा रही थी उन्हें बचाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1980 में और 1986 में सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाईज के लिए, मॉथ्स के लिए, बीटल्स के लिए, वन ड्रैगन फ्लाई के लिए, ठीक है,
इन सबको प्रोटेक्टेड स्पीसीज में इंडिया ने डाल दिया गवर्नमेंट में कि इनका ना तो कोई शिकार करेगा और इन्हें बचाया जाएगा। एक एग्जांपल है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, टाइगर को भी बचाया जाएगा। तीसरा और लास्ट स्टेप क्या है? In 1991, for the first time, plants were also added to the list, starting with 6 species. तो शुरुआत में तो क्या हुआ कि पहले जानवरों को बचाने की मुहिम चलाई भारतीय सरकार ने, फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे पेड़ हैं जिनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, कहीं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तो उन्हें भी बचाया जाए। 1991 में उसके लिए भी उन्होंने एक रूल बना दिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। कि जिस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, देखो इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है? इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। किसके थ्रू? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। तो अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है के थ्रू जो प्रोटेक्ट हुए फॉरेस्ट, वो कितनी तरह से बांटे गए हैं? नंबर 1 रिजर्व फॉरेस्ट, नंबर 2 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और नंबर 3 अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट है क्या? आपके यहाँ केवल बुक में ये दे दिया, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड। पूरी बात नहीं बताई, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। रिजर्व फॉरेस्ट इज द फॉरेस्ट दैट एंजॉय जुडिशियल प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन द लीगल सिस्टम। अब बच्चा कहेगा सर जुडिशियल प्रोटेक्शन क्या है? भैया रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जिसे सरकार ने रिजर्व कर दिया कि इसके अंदर कोई भी आप लकड़ी नहीं काट सकते हो, किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते हो, और इसे क्या दे दिए? जुडिशियल प्रोटेक्शन दे दिए, लीगल सिस्टम। अगर किसी ने रूल को नहीं माना तो उसे सजा दी जाएगी, मतलब भारतीय सरकार जो कानून है उसे सजा देगा। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जो हमारे आधे से ज्यादा फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर, उन्हें रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जिनको इंडियन सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज एन एरिया और मास ऑफ लैंड विच इज अ रिजर्व फॉरेस्ट। अब बच्चा कहेगा इंग्लिश बाबा क्या बहकी बहकी बात करते हो, आपने पहले वाले फॉरेस्ट में भी कह दिया रिजर्व फॉरेस्ट और आप प्रोटेक्टेड को भी कह रहे हो रिजर्व फॉरेस्ट, फिर क्या अंतर हुआ? हाँ, जो रिजर्व फॉरेस्ट है और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है दोनों को सरकार प्रोटेक्ट करती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डिक्लेयर्ड 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आपको याद होगा रिजर्व को लिए तो क्या किया था? आधे से ज्यादा हमने रिजर्व में डाल दिया और 1/3 के करीब हमने किस में डाल दिया? प्रोटेक्टेड में। अब बच्चा कंफ्यूजन है कि सर मेरे उस सवाल का जवाब दो कि रिजर्व में और प्रोटेक्टेड में फिर अंतर क्या है? अब देखो ये अंतर आपको बुक नहीं बताएगी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। रिजर्व फॉरेस्ट में और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अंतर क्या है? इन रिजर्व फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट्स हैव बीन गिवन अ हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ हंटिंग। मतलब भाई साहब रिजर्व फॉरेस्ट में सरकार ने बहुत सख्त कानून बना दिए, किसी भी तरह की हंटिंग नहीं होगी, किसी भी तरह की कुछ नहीं, कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है अपनी मर्जी से बिना सरकार की परमिशन से कहीं पे भी कोई लकड़ी वगैरह कुछ भी नहीं काट सकता। लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या अंतर है? इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट sometimes the local community has got the rights for activities like hunting and gazing as they are living on the fringes of forest because they sustain their livelihood wholly or partially from forest resources or products। लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है? जो भी इनके आसपास रहने वाली लोकल कम्युनिटी है, जो जो इंसान है जिनका विचारों का जीवन यापन ही फॉरेस्ट पे चलता है, उनको कभी कभी परमिशन मिल जाती है हल्की फुल्की हंटिंग करने के लिए, अपने जानवरों को वहां पे लाने के लिए, ताकि वो गेजिंग कर सके, मतलब घास फूस वहां पे खा सके। तो या समझ आ गया, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर बिल्कुल मना है, मना प्रोटेक्टेड में भी है, लेकिन प्रोटेक्टेड में कभी कभी लोकल कम्युनिटी को क्या मिल जाती है? ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। अब तीसरे की बात करेंगे अनक्लास्ड। भाई नाम से ही पता चल रहा है जिसपे कोई टैग नहीं लगाया गया। ऐसा फॉरेस्ट एन एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट बट नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्व और प्रोटेक्टेड। एक ऐसा फॉरेस्ट जिसे ना तो रिजर्व की कैटेगरी में रखा गया है ना प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में रखा गया है, वो अनक्लास्ड है। दीज फॉरेस्ट बिलोंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो फॉरेस्ट है, ये सबको बिलोंग करते हैं। किसको? गवर्नमेंट को भी, ठीक है, और इंडिविजुअल्स को भी और कम्युनिटीज को भी। अब देख लेते हैं परसेंटेज वाइज कितना है। जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है वो है 50%, जो हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो है 33% और अनक्लास्ड है इंडिया के अंदर 17%। अब बात आती है कि हमने सारी चीजें पढ़ ली, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन हमने ये तो पढ़ लिया, हमारी सरकार क्या कर रही है बचाने के लिए फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को।
अब हम पढ़ेंगे जो हमारा आम आदमी है, जो हमारी कम्युनिटी है, वो क्या कर रही है या उन्होंने क्या किया है। रोल ऑफ कॉमन पीपल इन कंजर्वेशन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट अ रोल ऑफ कॉमन पीपल, या हिस्ट्री में लोगों ने क्या किया है। तो देखो, इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। राजस्थान में एक जगह है सरिस्का टाइगर रिजर्व, वहां पे जरूरत से ज्यादा माइनिंग चल रही थी, तो गांव वाले लोग आए और उन्होंने ये कहा भाई साहब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है, आप यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते, और खूब लड़ाई हुई, जो कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। तो पहला देखा हमने, इस तरह से कम्युनिटी हेल्प कर रही है। दूसरा, the inhabitants of village in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as भैरवदेव दाकव sanctuary। अब राजस्थान में एक जगह है अलवर, वहां के लोगों ने 1200 हेक्टेयर, जो कि बहुत बड़ा एरिया होता है, अपने हिसाब से अपनी उसे क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया, भैरवदेव दाकव नाम रख दिया उसका सेंचुरी का। और उसमें क्या रूल बना दिए कि इसमें कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता, कोई भी लकड़ी नहीं काट सकता, जिससे वाइल्ड लाइफ बची रहे। तो देखो कितना अच्छा प्रयास उन्होंने किया है। तीसरा, ये आपने जरूर सुना होगा, द फेमस चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन चलाया गया था इन द हिमालयाज, वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रेजिस्ट डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। अब हिमालय में एक बार बहुत बड़े लेवल पे जब लकड़ियां काटी जा रही थी, तो लोगों ने क्या किया, इस तरह से जैसे आपको दिखा रहे हैं, इसके चारों तरफ आके खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि अगर पेड़ को काटोगे उससे पहले हमें काटो। तो ये जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा फेमस हुआ और फाइनली इन लोगों ने पेड़ों को कटने से बचा लिया। तो चिल्ड्रन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम अपनी लाइफ में यार पेड़ जरूर लगाएं जब भी हमारा कोई भी अच्छा ओकेजन हो। एक और देखो, और हमारी कम्युनिटी ने क्या किया, फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नवोदन्या have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals। आपको पता है जब इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आया था जिससे ज्यादा फसल उगती थी, लेकिन आपको पता होगा कि उसमें केमिकल्स डलते हैं, उसमें फर्टिलाइजर ज्यादा डलते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप तो ज्यादा हो जाती है लेकिन वो क्रॉप खाने के लिए, बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो बीज बचाओ आंदोलन में क्या किया, कुछ फार्मर्स ने मिलके ये कहा कि भैया हम तो केवल ऑर्गेनिक खेती करेंगे, हम कोई भी बाहर वाला सीड यूज नहीं करेंगे, पूरी तरह से ऑर्गेनिक करेंगे, जिससे हमारी जो मिट्टी है, धरती माँ है, वो भी बची रहे और हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो भी बची रहे। तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे जहां लोगों ने बिना सरकार की मदद से ही अपने हिसाब से काम किया। चिल्ड्रन, यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है खत्म। इट्स टाइम फॉर वन क्वेश्चन जिसका आप मुझे आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। स्पीसीज विच आर नो लॉन्गर फाउंड, ऐसी स्पीसीज जो अब नहीं मिलती उन्हें क्या कहते हैं, ए, बी, सी या डी? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। चिल्ड्रन, आई होप मेरे ये जो प्रयास थे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताना, और मैं अगली वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए, मिलता हूं आपसे एक अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।